भाई एक बार तो नमस्ते आप सभी को। अगर आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज़ तो थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करें, मैसेजेस करें, जिससे पता लग जाए कि हाँ आवाज़ प्रॉपर जा रही है और ये लाइव सही चल रहा है। इसको शेयर कर दें आप, ताकि बाकी लोगों तक भी बात पहुंच जाए। और हाँ जी, तो कुछ लोग जुड़ रहे हैं अभी। और आप लोग भी अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि ये फॉरवर्ड कर दो लिंक्स वगैरह, ताकि बाकी लोग भी जुड़ सकें। बहुत ही ज़रूरी सूचना है ये आज के लिए, और आपकी आने वाली ज़िंदगी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहने वाला है इसका। हाँ जी, तो भाई टाइटल तो देख ही लिया होगा आपने, जो इसका विषय लिखा है इस वीडियो का। उस वीडियो में लिखा है कि आपके गुलामी के दस्तावेज तैयार हो चुके हैं, बस आपकी जो चुप्पी है वो आखिरी इस पे मोहर होगी। तो समझ पा रहे होंगे कुछ लोग कि किन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूं मैं। आने वाले समय के अंदर आपके किस तरीके की गुलामी दी जाएगी, कैसे कैसे आपको कंट्रोल किया जाएगा, उसके लिए कौन से कागजों का इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि बहुत लंबे समय से लोग ऐसा सोचते थे कि हमें कागजों से आज़ादी मिल जाएगी, और अब जो है धीरे धीरे हम जो है बाहर आ रहे हैं और प्रॉब्लम सारी की सारी सॉल्व हो गई है, लोगों को ऐसा लगता था। तो दिखाना चाहूँगा, ये जो कानून है ये बनाने की तैयारी सरकार ने पूरी कर ली है। इसका नाम है पब्लिक हेल्थ प्रिवेंशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ एपिडेमिक बायोटेररिज्म एंड डिजास्टर बिल। 2017 में ही बना लिया था ये, और अब जो है 2022 में इसको पारित करके, इसको राज्यसभा लोकसभा के अंदर निकाल के, इसको पूरी तरीके से कानून बनाने की साजिश इस समय पे चल रही है। और आप में से जो लोग भली भांति खुश हैं इन सब चीजों से, उनके लिए तो कंग्रेचुलेशंस, उनको बधाई हो कि आप यही चाहते थे शायद। और अभी तक जो घरों के अंदर बंद होके बैठे हो, लगता है कि ऐसे तो काम हो ही जाएगा, तो बहुत बहुत बधाई आपको। घरों में ही बैठे रहिए इसी प्रकार से जैसे आप बैठे रहे हैं पहले, और कुछ लोग और जो बैठे रहेंगे अभी, तो उन्हीं के कारण से आने वाली गुलामी जो है उन सबको मिलेगी, और आपकी जो पुश्तें होगी उन सबको इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। साथ साथ उन लोगों के लिए स्पेशल नोटिस है, जो लोग कुछ सर्टिफिकेट्स बनवा के बैठे हैं बड़ी चतुराई से, बड़े होशियार बन के खुश होकर अपने घरों में बैठे हैं, बड़े प्यार से इस सारे तमाशे को देख रहे हैं, और उन्होंने सर्टिफिकेट बनवा रखे हैं वो बूटी के। तो वो लोग तो खास तौर पे बधाई के पात्र हैं। आपकी गले का फंदा तैयार कर लिया है सरकार ने, बहुत जल्द आप तक पहुंचने वाला है। अगर आप सोचते थे कि हम ये कागज बना लेंगे और जुगाड़ कर लेंगे और इससे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, बूटी का हमने कागज तो बना लिया, तो अभी आपको आने वाले समय में पता लगेगा क्या हुआ आपके साथ, कैसा भद्दा मजाक हो गया। तो समय ना वेस्ट करते हुए आप सभी को नमस्ते। भाई इसको स्टार्ट करते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लेटर है, ये है 13 फरवरी 2017 का। आपको तो शायद उस समय पे आइडिया भी नहीं होगा कि सरकारें या प्रशासन या ऊपर बैठे कुछ लोग किस प्रकार से 2017 के अंदर ही इन सब चीजों की तैयारियां कर रहे थे, जो आपने 2020 में शुरुआत होते हुए देखा। 2020 में आप देखते हैं कि कोई बीमारी आ गई है
और उसके बाद थोड़े समय के बाद कहा जाता है इसका तो कोई इलाज नहीं है, ये तो बहुत भयंकर है। तो आपको डर की तो आदत हो चुकी है। वो जो सारा दिन फियर मॉन्गरिंग करते हैं सारे के सारे आपके मीडिया हाउस वाले, वो और दूसरे कुछ ऐसे संगठन जो इन सब चीजों के अंदर लगे रहते हैं, लगातार निरंतर आपको डर की साइकोलॉजी में रखना चाहते हैं, उन सबको तो आपने देखा ही है वो किस तरह से कर रहे हैं। 2020 के अंदर ये सारा तमाशा शुरू किया गया और 2017 के अंदर सरकार ये लेटर लिख रही थी उस समय पे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का पब्लिक हेल्थ डिवीजन का लेटर है ये, और 13 फरवरी 2017 का ये कहती है, दिस मिनिस्ट्री हैज प्रिपेयर्ड ए ड्राफ्ट पब्लिक हेल्थ प्रिवेंशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ एपिडेमिक बायोटेररिज्म एंड डिजास्टर बिल 2017। ध्यान दीजिएगा 2017 की बात हो रही है इसके अंदर। तो कमेंट्स ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स आर इनवाइटेड। स्टेक होल्डर समझते होंगे आप, जिन लोगों की स्टेक लगी होती है, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जिन लोगों के स्टेक्स लगी होती हैं, ऐसे ही ये स्टेक होल्डर शब्द आता है जिन लोगों का पैसा या जिन लोगों की कोई चीज निर्भर होती है इसके ऊपर, या जिन लोगों ने अपना कुछ पावर का यूज किया होता है इसके अंदर, या किसी भी प्रकार से पैसा या कोई ऐसी संपत्ति जिन लोगों की इन्वॉल्व होती है, वो सब लोग एक्चुअल में स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं उस पर्टिकुलर चीज के लिए। तो उन स्टेक होल्डर्स से मांगा गया था, कमेंट्स मांगे गए थे इस ड्राफ्ट पब्लिक हेल्थ बिल के ऊपर, और ये 25 मार्च 2017 तक इनको प्रोवाइड करने थे। आपको ध्यान देना होगा इसके ऊपर। तो ये तो खैर कवरिंग लेटर था। शुरुआत इस गुलामी के दस्तावेज की यहां से होती है। ये जो एक्ट लेके आ रहे हैं, वैसे तो जो लोग गहराई से समझ सकते हैं उनको तो हमने कुछ बातें समझाई हैं एक्ट के बारे में, कि एक्ट क्या होता है और एक्टिंग क्या होती है, उस एक्टिंग से आपको बचना है, कैसे बचना है। लेकिन बाकी सब के लिए तो जो कानून आ रहा है, जो संविधान के हिसाब से आपके राज्यसभा लोकसभा के अंदर पारित किया जाएगा, उस कानून को जब वो बन जाएगा तो आपके ऊपर किस प्रकार से उसको लागू किया जाएगा, आपको किस प्रकार से उसके अंदर उत्पीड़न किया जाएगा आपके साथ, किस प्रकार से आपको बंदिशें लगाई जाएंगी, किस प्रकार से आपका जो भी सामान है, आप जो भी चीज करते हैं, यहां तक कि खेती, किसान भाई जो भी सुन रहे हो ध्यान से सुने, इसमें खेती और आपका पशुधन सब चीजें इंक्लूड कर ली हैं। तो आप में से कोई भी अगर इसको पढ़ना चाहता है तो ये आप पढ़ सकते हैं यहां पे टेलीग्राम पे जो चैनल बना हुआ है मेरे नाम से, वहां पे मैंने अपलोड कर दिया है इसको, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में अपलोड कर दिया है। आप लोग डाउनलोड कीजिए और पढ़िए इन सब चीजों के बारे में कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है और इन कागजों में क्या लिखा है। तो आज हम इस बिल की चर्चा करेंगे जो 2017 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था और अब मॉनसून सेशन 2022 के अंदर इसको पास करने की पूरी तैयारी कर रखी है सरकार ने। तो भाई जो जिसको समझ नहीं आ रही ये सब बातें, मैं तो समझ सकता हूं कि आपको तो रात दिन मजा आ रहा होगा, ऊपर से जो स्प्रे की जा रही हैं उसके कारण से हो सकता है आपके दिमाग की बत्ती ना जल रही हो। तो थोड़ा समय निकाल के ऊपर जो आसमान में गिरा जा रहा है आपके ऊपर केमिकल, उसके बारे में भी सवाल उठा लेना। उससे पहले कि आप मुझे कहें कि मेरी बात समझ में नहीं आ रही, तो आपको अगर नहीं समझ में आ रही है तो थोड़ा आपका टूथपेस्ट चेक करो जिसमें फ्लोराइड डला हुआ है, और दूसरा जो आसमान के अंदर स्प्रे किए जा रहे हैं थोड़ा उसके बारे में भी क्वेश्चन रेज करना शुरू करो कि वहां क्या गिर रहे हैं वो। तो इस एक्ट के ऊपर वापस आते हैं। इस एक्ट का नाम है द पब्लिक हेल्थ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन यानी कि बचाव, कंट्रोल उसको कंट्रोल करना, मैनेजमेंट उसको स्थापित सही तरीके से मैनेज करना, मतलब उसका जो है रख रखाव करना, ऑफ एपिडेमिक एंड बायोटेररिज्म एंड डिजास्टर्स बिल 2017। इस बिल में लिखते हैं टू प्रोवाइड फॉर द प्रिवेंशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ एपिडेमिक्स, पब्लिक हेल्थ
consequences of disaster, acts of bioterrorism or threats thereof and of matters connected therewith or incidental thereto। तो ये कहते हैं इसके रख रखाव के लिए जो भी एपिडेमिक हो, पब्लिक हेल्थ मिसहैपनिंग हो जाए, कोई डिजास्टर हो जाए, बायोटेररिज्म हो जाए, उसके प्रिवेंशन, कंट्रोल और मैनेजमेंट के लिए ये कानून लेके आ रहे हैं ये लोग, और पार्लियामेंट में इसको करेंगे। इसका चैप्टर 1 ये कहता है, इसको कहा जाता है चैप्टर 1 जो इसका प्रिलिमिनरी है वो कहता है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द पब्लिक हेल्थ प्रिवेंशन कंट्रोल मैनेजमेंट एपिडेमिक्स बायोटेररिज्म एंड डिजास्टर एक्ट। इसको ये कहा जा सकता है पब्लिक हेल्थ एक्ट कहा जा सकता है इसको, और बाकी सारी बातें तो ब्रैकेट्स में दी हुई हैं। तो ये कहते हैं इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर ये रहेगा। इट शिल कम इन टू फोर्स, जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पारित कर देगी और ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन के अंदर आ जाएगा, उसके बाद से ये फोर्स में आ जाएगा। जैसे कि आपने देखा था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का था, जिसको इन्होंने लगा रखा था अभी 2020 से, जिसको वापस लिया इन्होंने सोच समझ के इस सारी कहानी को लाने के लिए, और आप लोगों को शायद एक झूठा चश्मा दिखाया गया कि हाँ वो हट गया है और आपकी जो कोशिशें हैं वो कामयाब हो गई और जो वायरस वाला गेम था वो खत्म हो गया। आप इस प्रकार की बातें सोच रहे हो तो आप लोग बहुत बड़े धोखे के अंदर हैं। सच्चाई को जान लो, समझ लो। तो ये इसमें कहते हैं पॉइंट नंबर 2 में कहते हैं ये, इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स बायो हजार्डस मटेरियल मीन्स एनी इंफेक्शियस एजेंट, किसी भी प्रकार का इंफेक्शियस एजेंट, यानी कि इंफेक्शन एक चीज से दूसरी चीज पे होती है, पहले तो उसके सबूत की बात यहाँ पे नहीं की जाएगी। और वो कैसे होती है, आप लोग सब जो आयुर्वेद समझते हो वो अच्छे से समझ सकते हैं, और एलोपैथी के अंदर क्या किया जाता है, आयुर्वेद में क्या किया जाता है, वो भी आप समझ सकते हैं। तो ये कहते हैं बायोहैजार्ड मटेरियल जो है एनी काइंड ऑफ इंफेक्शियस मटेरियल, और हैजार्डस बायोलॉजिकल मटेरियल, जिस चीज से नुकसान पहुंच सकता है, हैजार्डस बायोलॉजिकल मटेरियल। बायोलॉजिकल मटेरियल में कुछ भी आ सकता है, आपकी खाने पीने की सब्जी और खान पीन वाली कोई भी आइटम हो सकती है जो भी इस प्रकार का बायोलॉजिकल ग्राउंड का है, यानी कि आपकी मिट्टी जो होती है, या उसमें कोई भी आपने फल उगाया, या आपके कोई भी उसमें कोई प्लांट है, कोई पत्तियां हैं, किसी भी प्रकार का बायोलॉजिकल एजेंट इसमें आ सकता है, बायोलॉजिकल मटेरियल इसमें आ सकता है, दैट प्रेजेंट्स ए रिस्क टू और पोटेंशियल रिस्क टू द हेल्थ ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स और एनवायरमेंट। तो ये कहते हैं ऐसा कोई भी इंफेक्शियस एजेंट, हैजार्डस बायोलॉजिकल मटेरियल, यानी कि कोई भी इस प्रकार का केमिकल या ऐसी कोई चीज जो कि बायोलॉजिकल नेचर की है और इंफेक्शियस नेचर की है, जिससे कि रिस्क हो या फिर पोटेंशियल रिस्क हो, यानी कि रिस्क हो सकता है टू द हेल्थ ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमन शब्द है यहां पे, ध्यान देना, यहां पे मैन नहीं है। आपको पहले भी बताया था ह्यूमन शब्द के क्या मायने होते हैं, नहीं पता तो आपको समझाई थी उसके बारे में, कुछ ट्विटर पे ट्वीट भी डाला था इसके बारे में, वहां से भी आप समझ सकते थे कि किन शब्दों का आपको प्रयोग करना चाहिए और किन का नहीं करना चाहिए। तो ये था वो ट्वीट जिसमें मैंने ह्यूमन शब्द के बारे में बताया था आप सबको। इसको देख लेना, समझ लेना इसके बारे में क्या मतलब होता है इस शब्द का, और क्या हमें इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी विचार करना शुरू कर दो। कुछ चीज़ें समय से पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ टाइम टू टाइम कि किन शब्दों से आप बचेंगे तो शायद आप आने वाले समय में नया सूर्योदय जो है देख पाएंगे। तो ये कह रहे हैं इन सबको रिस्क ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स और एनवायरनमेंट। तो इसमें स्पेशल तौर पे मैं नोटिस आपको दिलाना चाहूँगा
प्लांट्स शब्द आया है इसके अंदर कि प्लांट्स के ऊपर भी कोई इन्फेक्शियस एजेंट होता है तो उसको भी बायो हैजार्डस मटेरियल की कैटेगरी में ये लोग काउंट कर सकते हैं। और प्लांट के ऊपर किसी भी प्रकार का अगर आपका कोई ऐसा सब्सटेंस है तो उसको भी कर सकते हैं। आगे लिखते हैं पॉइंट बी के अंदर, बायो टेररिज्म इंक्लूड्स इंटेंशनल यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स, यानी कि सोच समझ के इरादतन बायोलॉजिकल एजेंट का यूज करना टू कॉज डिजीज और डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और एनी एनिमल और प्लांट थ्रू dissemination of microorganisms or toxins in or by any medium or any means। तो इस प्रकार के बायोलॉजिकल एजेंट्स का इरादतन इस्तेमाल करना जिससे कि बीमारी हो जाए किसी भी या मृत्यु हो जाए किसी भी ह्यूमन बीइंग की या एनिमल की, किसी जानवर की या किसी पेड़ पौधे की, थ्रू डेसिमिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और टॉक्सिन्स इन मीडियम, किसी भी प्रकार का मीडियम का इस्तेमाल करके उसको फैलाने का अगर कोई किया जाता तो उसको बायो टेररिज्म की कैटेगरी में लिखा गया है। यानी कि ऐसा कोई भी इंफेक्शियस एजेंट जिससे कि कुछ हो सकता है, आपको शायद चाहे ना भी पता हो, और अगर इस प्रकार की चीज आपके ऊपर डिक्लेयर कर दी गई तो आपको भी उस कैटेगरी में रख लिया जाएगा इस बायो टेररिज्म के। आगे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट आप समझते हैं। फिर ये कहते हैं क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। भाई इसमें कहते हैं क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में क्या होगा, एक हॉस्पिटल होगा, आयुर्वेदिक चिकित्सालय नहीं, मैटरनिटी होम, नर्सिंग होम, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, sanatorium or any institution whatever name called offer services facilities with beds requiring diagnosis, treatment or care for illness, injury, deformity, abnormality or pregnancy in any recognized system of medicine। तो यहाँ पे ये कहते हैं any recognized system of medicine। ये मैं कुछ हद तक रिलीफ समझता हूं कि इसमें आयुर्वेद का रोल होगा, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि आयुर्वेदिक सिस्टम के अंदर भी वो जो दूसरी एक ऑर्गेनाइजेशन है बाहर वाली, जो कहते हैं हमने किसी भी बीमारी का या किसी भी प्रकार के इलाज का उन्होंने ठेका चक रखा है, वो डब्ल्यू से जो स्टार्ट होती है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो जिसको कहते हैं हु, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आयुर्वेद के अंदर भी घुस चुकी है। आगे कहते हैं प्लेस एस्टेब्लिश्ड एज इंडिपेंडेंट एंटिटी or part of an establishment as defined in above connection with the diagnosis or treatment of disease where pathological, bacteriological, genetic, radiological, biochemical, biological investigations or other diagnostic or investigative services with aid of laboratory। तो इस प्रकार की लेबोरेटरीज को एस्टैब्लिश करने की बात चल रही है यहाँ पे, इस प्रकार के मेडिकल इक्विपमेंट्स को एस्टैब्लिश करने की बात चल रही है। कहा जा रहा है कि इस प्रकार की लैब्स होंगी जहां पे ये सब टेस्ट हो सकेगा, इन सब चीजों के बारे में इस तरीके की बायोलॉजिकल लैब्स बनाई जाएंगी, जैसे कि आपने यूक्रेन में भी सुनी है। ये उसकी दस्तक हो सकती है आने वाले समय में, उस प्रकार की लैब्स को बना के, और आगे क्या करेंगे वो तो आप सब समझते हैं। आगे कहते हैं ये इसमें क्या क्या चीजों के शब्दों का क्या इस्तेमाल करते हैं, उन शब्दों को ध्यान दीजिए। भाई एक तो ये कहते हैं डीकंटामिनेशन। डीकंटामिनेशन में कहते हैं प्रोसीजर वेयर हेल्थ मेजर्स आर टेकन टू एलिमिनेट एन इन्फेक्शियस और टॉक्सिक एजेंट। तो कहते हैं और मैटर ऑन ह्यूमन और एनिमल बॉडी सरफेस इन और एन ऑन ए प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड फॉर कंजम्पशन और ऑन अदर inanimate objects including conveyances। कन्वेयंसेस समझ गए हैं आप, जो भी आप जिस भी तरीके से ट्रेवल करते हैं, कोई यातायात का साधन है किसी भी प्रकार का, उन सब चीजों की बात की जा रही है। दैट में कॉन्स्टिट्यूट ए पब्लिक हेल्थ रिस्क, जिससे कि पब्लिक हेल्थ रिस्क हो सकता है। तो ये कहते हैं
डीकंटेमिनेशन के अंदर एलिमिनेट करना ऐसे इन्फेक्शियस और टॉक्सिक एजेंट को और मैटर ऑन ए ह्यूमन और एनिमल बॉडी सरफेस उसको हटाना, उसको रिमूव करना, एलिमिनेट करना वहां से। अब वो क्या होगा इन्फेक्शियस और टॉक्सिक एजेंट, या आपकी बॉडी के अंदर कोई एक ऐसी चीज होगी जिसको कि अगर ये कह देंगे कि इसके अंदर इन्फेक्शन है और उसको रिमूव करना पड़ेगा, तो आप खुद समझदार हैं कि वो क्या हो सकता है। आगे लिखते हैं डी रैटिंग मीन्स द प्रोसीजर वेयर हेल्थ मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल और किल रोडेंट वेक्टर्स ऑफ ह्यूमन डिजीज प्रेजेंट। तो यहां पे ये रोडेंट वेक्टर की बात करते हैं, चूहों की बात करते हैं। चूहे या चूहे जैसे कुछ और जो भी जीव हैं, मैमल्स जो होते हैं, इन सबको कंट्रोल या किल करने की बात चल रही है। यहां आपको पहले वाली जो स्पेनिश फ्लू था और जो आपका प्लेग था, उससे भी आपको रिलेट करना होगा इसको, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे छेड़छाड़ किए गए हैं और हिस्ट्री हमेशा वही लिखता है जो बच जाता है, और जो आदमी जीत जाता है किसी भी युद्ध के अंदर, हिस्ट्री उसी की लिखी जाती है, इसीलिए वो हिज स्टोरी होती है। तो शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से पकड़ना सीख लो कि कौन क्या लिख रहा है और क्यों लिखता है। तो उन जानवरों को मारने की बात चल रही है यहाँ पे, उनको कंट्रोल करने की बात चल रही है। ऑफ ह्यूमन डिजीज प्रेजेंट इन बैगेज, ध्यान देना यहाँ पे पॉइंट, आपका कोई भी सामान, बैगेज, कार्गो, जो बड़ा सामान आपका किसी ट्रक में, ट्रॉलर में या आपकी ट्रॉली में जा रहा है, या आपके कुछ ऐसे कार्गो शिप्स में जा रहा है, या फिर आपकी कार्गो एयरप्लेन्स में जा रहा है, वो सब इस कैटेगरी में फॉल हो गया कार्गो के अंदर। आगे लिखते हैं कंटेनर्स। कंटेनर्स में आपके हर प्रकार के कंटेनर आ गए। जो आपने घर में गेहूं भी रखी है, उस गेहूं का कंटेनर जो है वो भी कंटेनर की कैटेगरी में आता है। साथ साथ और भी कोई चीज अगर आपने कहीं पे रखी हुई है, या आपके जो बड़े कंटेनर शिप्स पे जाते हैं, उनकी भी बात की जा रही है यहाँ पे। तो ये जो शब्द है कंटेनर्स, ये आ गया उसके अंदर से। फिर ये कहते हैं कन्वेंसेस, फैसिलिटीज, गुड्स, कुछ भी सामान आपका, फैसिलिटीज, जो भी आपने इस प्रकार की चीजें बनाई हुई हैं, व्यवस्था बनाई हुई हैं, उस फैसिलिटी की बात कर रहे हैं ये। फिर कहते हैं पोस्टल पार्सल्स। देखिए यहां आपको बहुत ध्यान से पकड़ना होगा ये पॉइंट। इन लोगों ने ये जो शब्द लिया है पोस्टल, देख रहे हैं आप, देख पा रहे हैं भाई? देख पा रहे हो तो एक बार मैसेज इस पे लिख दो। हाँ, ये पोस्टल पार्सल्स की बात करते हैं यहाँ पे। ये रहा शब्द पोस्टल पार्सल्स। तो पोस्टल पार्सल्स को भी ये कहा जा सकता है कि उनके अंदर कोई इस प्रकार की चीज है। तो आप समझ रहे हो ये बातें कहाँ जा रही हैं। अभी आप चिट्ठी पत्री करने की बात करते हो, घरों से बाहर नहीं निकलते हो, सोचते हो कि कोर्ट कचहरी में ही सारा मामला सिमट जाएगा और आपको निकलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने तो वो कागज बना रखे हैं ना। तो आपके लिए तो बहुत अच्छी व्यवस्था की है इसके अंदर। आगे और बहुत कुछ है, अभी पता लगेगा आपको कि कागज बनाने वालों के साथ तो क्या होने वाला है, वो तो अभी समय आने पे पता लग जाएगा आपको। तो ये पोस्टल ऑर्डर्स जो हैं, ये पोस्टल ऑर्डर्स भी इन्होंने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। फिर आगे कहते हैं डिजास्टर का मतलब क्या है। डिजास्टर मीन्स कैटास्ट्रॉफ, मिसहैप, कैलामिटी और ग्रेव अकरेंस इन एनी एरिया अराइजिंग फ्रॉम नेचुरल और मैन मेड कॉजेज बाय एक्सीडेंट और नेग्लिजेंस। तो डिजास्टर के बारे में ये बता रहे हैं कि ये आपदा क्या होती है, किसी भी क्षेत्र के अंदर किस प्रकार से आपदा को डिक्लेयर किया जाता है। अराइजिंग फ्रॉम नेचुरल और मैन मेड कॉजेज दोनों इंक्लूड कर लिए इन्होंने इसके अंदर,
कि नेचुरल तरीके से आपदा होती है वो भी, और मैन मेड तरीके से जो बनाई जाती है या कोई उसके ऊपर करता है वो भी, बाय एक्सीडेंट और बाय नेग्लिजेंस। तो अगर कोई ऊपर वाली ताकतें कर देंगी तो बाद में उसको नेग्लिजेंस का नाम भी दिया जा सकता है। अगर पकड़ में आ गया यहां उन्होंने किया, जैसा कि आपने देखा कि चाइना के अंदर जो हुआ, पहले बातें आई कि वहां से कुछ लीक हो गया है, लेकिन वो सब बातें बाद में दबा दी गई। ये भी कह देंगे वो कि हाँ वो नेग्लिजेंस था, वो ये भी कह देंगे कि आपको कि उसकी कोई बात नहीं है। तो आपको उस पूरे नैरेटिव में ही फंसा के छोड़ दिया। आप देख नहीं पाए कि आपने एक्चुअल में करना क्या है, आपको ग्राउंड पे उतरना होगा, ये बातें आप समझ नहीं पाए, और आपने सोचा कि घर बैठे ही आपको जो है ये सारी प्रॉब्लम्स जो है आपकी सॉल्व हो जाएंगी। आगे लिखते हैं ये डिसइंफेक्शन में लिखते हैं ये प्रोसीजर वेयर हेल्थ मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल और किल इन्फेक्शियस एजेंट्स ऑन अ ह्यूमन और एनिमल बॉडी सरफेस और इन और ऑन बैगेज के अंदर या बैगेज के ऊपर, या फिर कार्गो के अंदर या ऊपर, या कंटेनर के अंदर या ऊपर, कन्वेंसेस के अंदर या ऊपर, गुड्स के अंदर या ऊपर, पोस्टल पार्सल्स के अंदर या ऊपर, बाय डायरेक्ट एक्सपोजर टू केमिकल और फिजिकल एजेंट। तो यानी कि डिसइंफेक्शन के लिए वो जब कह देंगे कि हाँ इस चीज को डिसइंफेक्शन की जरूरत है, तो उस पर किसी भी प्रकार के केमिकल का या किसी फिजिकल एजेंट का, फिजिकल एजेंट में बहुत सारी चीजें आ गई, एजेंट जो शब्द बना है वो शब्द भी आपको चलो हम बाद में बताएंगे। केमिकल और फिजिकल एजेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं टू कंट्रोल और किल दैट इन्फेक्शियस एजेंट। उस इन्फेक्शियस एजेंट को करने के लिए उन केमिकल्स का या फिजिकल एजेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिजिकल एजेंट्स की क्लासिफिकेशन बहुत बड़ी है उसके अंदर, और केमिकल के अंदर भी बहुत ज्यादा कुछ आ चुका है। आगे डिसइंसेक्शन लिखते हैं ये, यहां पे डिसइंसेक्शन से इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं ये। मीन्स द प्रोसीजर वेयर बाय हेल्थ मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल और किल द इंसेक्ट वेक्टर्स। तो यहां ये कह रहे हैं टू कंट्रोल एंड किल द इंसेक्ट वेक्टर्स। आपको पता होगा कि हम जब खेती करते हैं तो खेती के अंदर या पेड़ पौधों के अंदर बहुत से इंसेक्ट्स तो काम के होते हैं, लेकिन आने वाले समय के अंदर आपके कितने कीट पतंगों को ये लोग जरूरत के मानेंगे या फिर कह देंगे कि हाँ ये खराब है आपके लिए, ये तो वक्त ही बताएगा आपको। लेकिन हाँ ताकत ये लोग लगातार आपसे छीन रहे हैं, और आप घर में बैठे सो रहे हैं या कुछ कागजों का इंतजार कर रहे हैं, तो आने वाले समय में आपको गुलामी जो मिलेगी जिस भी प्रकार की, उसके लिए आप खुद ही जिम्मेवार होंगे। तो कहते हैं टू कंट्रोल एंड किल द इंसेक्ट वेक्टर्स ऑफ ह्यूमन डिजीज प्रेजेंट ऑन बैगेज, कार्गो, कंटेनर्स, कन्वेंसेस, गुड्स एंड पोस्टल पार्सल्स। हर जगह पे पोस्टल पार्सल्स शब्द इस्तेमाल किया गया है। आप आज जो चिट्ठियां भेज रहे हैं, आज जो आप चिट्ठी पत्री कर रहे हैं, कल सरकार ने ये कह दिया कि आपके घर में तो वायरस आ गया है या आपको तो किसी प्रकार की बीमारी हो गई है, तो आपके तो पोस्टल पार्सल भी कोई रिसीव नहीं करेगा। समझ रहे हो बात? यहां तक बात जा रही है कि वो कहेंगे कि भाई आपके यहाँ चिट्ठी पत्री जो आ रही है, इस चिट्ठी पत्री को तो हम रिसीव नहीं कर सकते, या इस चिट्ठी पत्री को तो हम डिस्ट्रॉय करेंगे, इसको तो हम यहां से वहां ले जा नहीं सकते, क्योंकि एंट्री पॉइंट पे ही रोक दिया जाएगा उसको। और यहाँ पे आपका सोशल क्रेडिट स्कोर और सोशल क्रेडिट सिस्टम काम आएगा कि जो लोग कुछ बातों के लिए जागरूक है, जिनका दिमाग चलता है, सरकार ने उन सबकी मैपिंग कर ली है। अगर आप सोचते हैं कि आपने कागज बना लिए तो उनको पता नहीं है, उनको सब पता है, अच्छे से पता है।
आगे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट आप समझती हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो इस प्रकार से आगे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के अंदर डिप्टी कमिश्नर को अथॉरिटी बनाते हैं। फिर ये ड्रग की बात करते हैं। ड्रग कहते हैं ड्रग के अंदर ऑल मेडिसिन फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स। फिर से शब्द आ रहा है ह्यूमन, है ना। इसकी हिस्ट्री चेक करना, होमोसेपियंस से निकला है ये शब्द, और होमोसेपियंस निकला है डार्विन की झूठी जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, वहां से। तो उसके अंदर ये कहते हैं, फिर कहते हैं एनिमल्स एंड सब्सटेंसेस इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर और इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन, प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज। तो इस प्रकार से ये ड्रग की डेफिनेशन दे रहे हैं। आगे ये जो एपिडेमिक की डेफिनेशन देते हैं ये बड़ी दिलचस्प है, सुनने वाली है। ये वीडियोस भाई शेयर जरूर कर देना ताकि जो लोग देखना चाहते हैं, जिनको समझ में आती है बात, कम से कम उन तक तो पहुंच जाए। ये कंपनी जो हमारी रीच घटा रही हैं लगातार, तो आप सब लोगों के ऊपर दायित्व है कि आप सब लोग जो है इन वीडियोस को लगातार शेयर करें और पहुंचाएं, और आने वाले समय में इनको डाउनलोड करके सेव भी करें हार्ड ड्राइव्स पे, ताकि ये जो आगे कुछ किया जाएगा उसके अंदर आपको बहुत काम आएंगी। तो इनको लगातार शेयर कीजिए वीडियोस को, ताकि ये पहुंच जाएं मैक्सिमम लोगों तक, और जो बदलाव हम चाहते हैं वो बदलाव एक्चुअल में आ जाए। तो बचाव आप सभी का होगा उसके अंदर। एपिडेमिक मीन्स द अकरेंस इन एनी कम्युनिटी और रीजन ऑफ केसेस, यहां पे शब्द आ रहा है केसेस ऑफ एन इलनेस, स्पेसिफिक हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर। तो पहला तो मैं पॉइंट आपको करना चाहूंगा, इसमें ये कहते हैं अकरेंस इन एनी इन ए कम्युनिटी और रीजन ऑफ केसेस ऑफ एन इलनेस, किसी भी प्रकार की इलनेस के केसेस बढ़ना, किसी प्रकार की बीमारी के केसेस बढ़ना। भाई समझ में आ रही है तो कमेंट कर दो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बात पहुंच तो रही है आप तक। तो यहां पे ये बात करते हैं केसेस की, यहां पे ये मृत्यु दर की बात नहीं करते, कहीं पे भी ये बात नहीं करते कि कितने लोग मर रहे हैं। यहां ये बात करते हैं केसेस की, कितने इंस्टांसेस हुए, कितने इस प्रकार के केसेस रिपोर्ट हुए, कितने लोगों के वो जो टेस्ट है वो टेस्ट पॉजिटिव आए, या किसी भी और प्रकार का टेस्ट या वो चीज पॉजिटिव आई, वो उसके केसेस की बात करते हैं। आगे लिखते हैं कॉमा डाल के, स्पेसिफिक हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर। हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर, आपका जो बिहेवियर है, जो आपका व्यवहार है, आपका जो आचरण है, जिसके ऊपर लगातार सरकार नजर बनाए हुए है, जो ऊपर बैठे लोग कंट्रोल करने वाले इस पे नजर बनाए हुए हैं, जो लोग चाहते हैं कि आप एक ओबीडियंस स्टेट में रहें और आप अवेकनिंग स्टेट में ना जाएं, वो अच्छे से जानते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा होगा। जब आप कुछ बातों को जानते होंगे तो आपका बिहेवियर कैसा होगा उनको अच्छे से पता है। और जो लोग जगे हुए हैं उनकी बॉडी का रिस्पॉन्स कैसा है, उनके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, उनका ब्लड का सर्कुलेशन कैसा है, उनको हर एक बात के बारे में पता है। जो लोग कितना डरते हैं, कितना कम डरते हैं, जो लोग सिस्टम की कुछ बातों को जान पाए हैं, उनका कैसा रिएक्शन रहता है उन बातों को देखकर, वो एक एक चीज को समझ रहे हैं इन सब बातों को आपकी। इसीलिए इन्होंने कहा है स्पेसिफिक हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर। तो ये स्पेसिफिक हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर जो है, ये कोई लोग अगर आपको कह देंगे, ऊपर बैठी सरकारें या वो तंत्र के लोग अगर ये कह देंगे कि हाँ ये आपका बिहेवियर सही नहीं है, या इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर लोगों का बिहेवियर जो है खराब होता जा रहा है, उनका हेल्थ का बिहेवियर जो है वो स्पेसिफिक हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर में काउंट किया जाना चाहिए, तो उसको इस प्रकार की महाडैशमारी में कन्वर्ट किया जा सकता है। समझ रहे हैं आप बात को। और अदर हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स कहा जा रहा है, मतलब आपकी स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई और इस प्रकार के इवेंट्स होते हैं
इस प्रकार के इंस्टांसेस होते हैं क्लियरली इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी। यहां ये कह रहे हैं कि क्लियरली इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी, तो नॉर्मल तौर पे जितनी एक्सपेक्टेंसी है उस चीज की, उससे अगर ज्यादा है। अब ये तो वही लोग डिसाइड करेंगे कि नॉर्मल कितना है। किसी भी प्रकार का हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स का बढ़ना वो सामान्य से ज्यादा है, इस चीज को डिसाइड तो वही करेंगे। समझ रहे हैं आप बात? क्योंकि पहले जो पिछले 2 सालों के अंदर हुआ, मृत्यु दर अगर आप चेक करेंगे, एक्चुअल में लोग उतने नहीं मरे। 2019 का डाटा उठा के देखिए, 2020 का डाटा उठा के देखिए, 2021 का डाटा उठा के देखिए आप, मृत्यु दर का कितने लोग मरे हैं, और 2022 का भी उठा के देख लीजिए, आपको साफ साफ तौर पे पता लग जाएगा एक्चुअल में तो लोग नहीं मरे उतने। तो 2019 में भी उतने लोग मर रहे थे, उससे कोई ज्यादा लोग नहीं मरे। हालांकि इन लोगों ने इतना प्रोपेगेंडा किया, इतना डर फैलाया, इतना चारों तरफ से वो जो 4+1 वाला ये जो लगे हैं ना, जो सिग्नल छोड़ते हैं, रेडिएशन छोड़ते हैं ना, ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा मैं, तो वो जो है वो छोड़ रहे थे, उससे जो नुकसान हुआ उसके बावजूद कहा गया बीमारी फैल गई, फिर भी लोग नहीं मरे। तो ये यहां जो ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि अदर हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स क्लियरली इन एक्सेस और ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी, ये पढ़िए शब्द आप। ये जो बताया जा रहा है नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी के बारे में, और ये जो बिहेवियर बताया जा रहा है, इससे देखिए यहां पे किसी भी बीमारी की बात नहीं है। एक्चुअल में ये सारा का सारा जो गेम है वो आपका बिहेवियर, आपका जो नेचर है, किस प्रकार से आप चीजों को समझते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। आगे ये कहते हैं एपिडेमिक प्रोन डिजीज, तो कौन सी डिजीज है ये, उसके बारे में बात करते हैं। मीन्स अ डिजीज एज लिस्टेड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अभी तो भाई 2017 का ये कहते हैं कि एपिडेमिक प्रोन डिजीज कौन सी हैं, कौन सी डिजीज हैं जो एपिडेमिक प्रोन डिजीज की कैटेगरी में फॉल करती हैं। वहां पे ये कहते हैं कि जो फर्स्ट शेड्यूल है इस एक्ट का, उसमें जो दी गई है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो टाइम टू टाइम नोटिफाई कर देगी, यानी कि इसमें ऐड किया जा सकता है। तो आपको फर्स्ट शेड्यूल दिखाते हैं, ये है फर्स्ट शेड्यूल। अभी आप इसमें देख सकते हैं, इसमें 33 तो बीमारियां ली हुई हैं, उसके अलावा 34 नंबर के ऊपर एनी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी लिखा है ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ये भी आपको बताएंगे इंटरनेशनल कंसर्न का क्या मतलब है। एनी अदर, ये जो ई वाला वर्ड है, हो सकता है इसको भी सेंसर करे। एपी डिजीज जो है, एपी डैश डिजीज जो है ऑफ पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस एज मे बी नोटिफाइड, ध्यान रखना इस चीज को। तो इसमें ये लोग कौन कौन सी बीमारियों को कंसिडर करते हैं? एंथ्रेक्स, बर्ड फ्लू, चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया फीवर, कॉलेरा, डेंगू फीवर, डेंगी, इसके अलावा और बहुत सारी हैं, एंथ्रिक फीवर्स है, एपिडेमिक ड्रॉपसी है, इसमें फूड पॉइजनिंग भी है इसके अंदर। ये जो H-I-V था वो भी है इसके अंदर। इन्फ्लुएंजा भी है, जो आम खांसी जुकाम वाला इन्फ्लुएंजा होता है, जो आंखों में रेडनेस आ जाती है, वो भी है। जैपनीज एंसेफेलाइटिस है इसमें, काला आजार है इसमें, मलेरिया भी है इसके अंदर, ध्यान दीजिएगा। मीजल्स है इसके अंदर, जो माता निकलती है लोगों को। निपा जो वायरस वाला गेम स्टार्ट हुआ था, आपको पता होगा, अफ्रीका के अंदर, वो भी है। प्लेग आ गया, रोडेंट वाला जो पॉइंट आपको मैं कह रहा था,
वो चूहों वाला, उसको भी इस्तेमाल कभी भी किया जा सकता है उसके लिए। प्लेग, पोलियोमायरेसिस है इसमें, रेबीज है इसमें कि जानवर पागल हो गए हैं और जानवरों के अंदर कोई वायरस घुस गया है और उसके कारण से वो जानवर जो हैं ज़ॉम्बी बन जाएंगे। इस प्रकार की बातें आपको कही जा सकती हैं और उनके ऊपर एक्चुअल में इफेक्ट तो पड़ेगा कुछ। वो जो खड़े किए हुए हैं, वो जो वेव छोड़ने वाले जिससे सिग्नल आता है उनका, लेकिन वो कहाँ कुछ छोड़ जाएगा या उनके पानी में कुछ मिला दिया जाएगा। जो ऊपर से स्प्रे किया जा रहा है उसका भी कुछ रोल होगा उसके अंदर, है ना, हवाई जहाज से जो स्प्रे कर रहे हैं। और स्मॉल पॉक्स, जैसा कि आपको बताया जा रहा था बार बार कि इस प्रकार की बीमारियां लगातार एक के बाद एक आएंगी, उसकी पूरी तैयारी कर रखी है इन लोगों ने। तो येलो फीवर भी है इसमें, वायरल हेपेटाइटिस भी है, वायरल हेपेटाइटिस। तो फर्स्ट स्केड्यूल में इन्होंने ये सब चीज़ें इंक्लूड कर रखी हैं और वो कहते हैं उसके अलावा जो हम टाइम टू टाइम जो नोटिफाई करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो और ऐड हो जाएंगे उसके अंदर। अब ये कहते हैं ग्राउंड क्रॉसिंग मीन्स ए पॉइंट ऑफ लैंड एंट्री इनटू इंडिया इंक्लूडिंग वन यूटिलाइज्ड बाय रोड व्हीकल्स एंड ट्रेन्स एज पर लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। खैर कुछ गहरी बातें हैं। लैंड पोर्ट अथॉरिटी जो है ना, इन सब चीजों का बहुत बड़ा रोल होता है। जो पोर्ट शब्द है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान देने शुरू करो। एयरपोर्ट, सी पोर्ट, लैंड पोर्ट, है ना, ये जो शब्द हैं, मैरीटाइम जुरिस्डिक्शन आता है इसके अंदर और इनके बारे में पढ़ना शुरू करो। जो लोग एक्चुअली में जागरूक हैं और एक्चुअल में चाहते हैं इन डेप्थ नॉलेज लेना, उनके लिए बहुत जल्द जो है इस प्रकार की चीजें भी स्टार्ट की जाएंगी। तो ये कहते हैं ग्राउंड क्रॉसिंग मींस ए पॉइंट ऑफ एंट्री इनटू इंडिया इंक्लूडिंग वन यूटिलाइज्ड बाय रोड व्हीकल्स एंड ट्रेन्स। इंडिया के अंदर एंट्री, तो इंडिया क्या है और इंडिया की सीमाएं कहां तक हैं, इंडिया एक्चुअल में किसको कहा जाता है, इसके बारे में भी थोड़ा विकिपीडिया पे सर्च कर लो। अगर आप जागरूक हैं और पढ़ सकते हैं शब्दों को सही तरीके से और पॉइंट आउट कर सकते हैं, तो आपको वहां पे भी बहुत सारे एविडेंस मिलेंगे। विकिपीडिया पे भी आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना है आपने। फिर ये कहते हैं आइसोलेशन, अगला पॉइंट है पी पॉइंट। आइसोलेशन मींस सेपरेशन ऑफ इलनेस, सेपरेशन ऑफ इल और कंटेमिनेटेड पर्सन्स। पर्सन शब्द के अंदर क्या खेल है वो तो हम आपको पहले भी थोड़ा समझा चुके हैं। आने वाले समय के अंदर भी कोशिश करना। पर्सन शब्द जो निकला है वो परसोना से निकला है। परसोना एक प्रकार का परसेप्शन होता है, परसेप्शन या किसी प्रकार का एक फॉल्स मास्क हो सकता है वो। तो पर्सन शब्द और मैन वुमेन में क्या डिफरेंस है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो आइसोलेशन कहते हैं मीन सेपरेशन ऑफ इल और कंटेमिनेटेड पर्सन और अफेक्टेड बैगेज। कोई भी आपका बैगेज, कंटेनर्स, कुछ भी सामान आपने रखा है किसी भी प्रकार का, आपकी गेहूं भी घर में अगर पड़ी है उसके ड्रम्स जो हैं वो भी कंटेनर में आते हैं। या आपने घरों में और कोई फल सब्जियां रखी हैं या कोई दालें या इस प्रकार के आपने जो घर में इस्तेमाल करने वाले खाने वाली चीजें जो इस्तेमाल की जा रही हैं उनको भी आपने स्टॉक कर रखा है। हर प्रकार की चीज जिसके अंदर चीज बंद हो गई, जिसके अंदर वो चीज रखी गई, चाहे वो खनिज है, चाहे वो आपका अनाज है, चाहे वो उपयोग में की जाने वाली कोई और वस्तु है, वो सब चीजें कंटेनर्स में काउंट हो जाती हैं। कन्वेयंसेस के अंदर आपके कोई भी ट्रेवल करने वाला जो भी चीज से आप लाते ले जाते हैं वो सब चीजें आ जाती हैं इसमें। ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रक, ट्रेलर, जो सब बड़े बड़े सब तरीके के सब चीजें आ जाती हैं। हवाई जहाज, ठीक है, शिप्स और जो बोट्स आपकी सब आ गई इसके अंदर। गाड़ी आ गई, मोटरसाइकिल आ गई आपकी, टू व्हीलर आ गए सभी प्रकार के, वो सब आ गए इसके अंदर। फिर आगे कहते हैं गुड्स और पोस्टल पार्सल्स फ्रॉम अदर्स, पोस्टल पार्सल्स भी आ गए, फ्रॉम अदर्स इन सच अ मैनर एज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन और कंटेमिनेशन। तो इस प्रकार से किसी भी पर्सन को अलग कर देना
या फिर जो कि कोई उसका सामान है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये किताब है, ये किताब मेरे पास थी, तो बाद में कहा जा सकता है कि ये किताब मेरे पास थी, ये मेरा बैगेज था या मेरा सामान था, तो ये भी कंटेमिनेट हो गई और इसको भी अलग किया जा सकता है, मुझे भी अलग किया जा सकता है। और ये जो आइसोलेशन है ये बहुत बड़ा शब्द है, इसके माध्यम से आपको एक प्रकार का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट किया जा सकता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अगर आप समझेंगे तो जब जेल में किसी को भेजा जाता है तो आमतौर पे उस व्यक्ति को और लोगों से मिलने की इजाजत होती है, वो देख सकता है लोगों को, बात कर सकता है और आते जाते उन सब लोगों को देख सकता है और उसको खुली हवा और सूर्य की रोशनी भी मिलती है, उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, उसको थोड़ा चलने फिरने भी दिया जाता है। और एक होता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जिसके अंदर की उस व्यक्ति को बिल्कुल अलग करके और रख दिया जाता है और उसके साथ क्या किया जाता है, वो व्यक्ति कई कई दिनों तक या जितने दिन के लिए उसको दिया जाता है, 1 या 2 दिन के लिए, वो ना तो धूप देख पाता है, ना वो किसी व्यक्ति को देख पाता है। एक वो काल कोठरी जो होती है उसके अंदर उसको बंद कर देते हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो ये आइसोलेशन जो है ये उस प्रकार की चीजों की तरफ जा रहा है कि उन सब लोगों को सेपरेट कर देना, कंटेमिनेटेड पर्सन को या अफेक्टेड बैगेज को, कंटेनर्स को, कन्वेंसेस को, गुड्स को, पोस्टल पार्सल्स को, सब आ गया इसके अंदर, सब। लोकल जुरिस्डिक्शन आगे कहते हैं, तो उसको अलग करने की बात करते हैं ये उसके अंदर। फिर लोकल जुरिस्डिक्शन, लोकल एरिया के अंदर कहते हैं मीन्स एरिया विद इन विच लोकल अथॉरिटी एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन। भाई वो तो लोकल एरिया, जैसे कि बीडीओ हो गया, ब्लॉक के अंदर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिप्टी कमिश्नर के पास जो ये पावर दी जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है, या कई जगहों पे उसको जिला मजिस्ट्रेट के नाम से जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से जानते हैं, तो वो सेम ही चीज है, कंफ्यूज मत होना उसके अंदर। फिर लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन दी गई है इसके अंदर कि इंक्लूड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, म्यूनसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कंटोनमेंट बोर्ड, टाउन प्लानिंग अथॉरिटी, जिला परिषद, बॉडी ऑफ पाउडर। भाई उसके बाद नोटिफिकेशन बता रहे हैं, फिर कह रहे हैं आउटब्रेक के फैलाव या फूटना किसी चीज का। आउटब्रेक मतलब एकदम से कोई चीज जो होती है फैल जाना, जैसे कि कोई बीमारी का एकदम से उठ जाना किसी एक जगह से, उसका फैल जाना, फैलाव होना, आउटब्रेक की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एकदम से फट गया और वो निकल के चारों तरफ फैलनी शुरू हो गई है। तो उसमें कहते हैं आउटब्रेक क्या होगा, मींस वो जो ई वाला शब्द है, थोड़े शब्द सेंसर करना शुरू कर रहा हूं मैं। एपी वाला डैश डेमिक जो शब्द है, लिमिटेड टू अ लोकलाइज्ड इंक्रीज, लोकल एरिया के अंदर उसका इंक्रीज होना इन द इंसिडेंस ऑफ डिजीज। देखिए यहां पे ये जो शब्द लिखते हैं, फिर से मौतों की या किसी चीज की बात नहीं चल रही है, यहां पे फिर से इंसिडेंस की बात हो रही है, किसी भी ऐसी बीमारी के इंसिडेंस का बढ़ना ना, लोकलाइज इंक्रीज होना। पॉइंट ऑफ एंट्री कहते हैं इसमें, मींस ए पैसेज फॉर इंटरनेशनल एंट्री और एग्जिट ऑफ ट्रेवलर्स। इंटरनेशनल एंट्री एंड एग्जिट, थोड़ा पढ़ना इसके बारे में, इंटरनेशनल एंट्री और एग्जिट होता क्या है एक्चुअल में, और कहाँ पे इसको काउंट किया जा सकता है और कहाँ पे नहीं किया जा सकता। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिन शब्दों की परसेप्शन आपकी बचपन से जो हो, एक्चुअल में कानून की नजर के अंदर उन शब्दों का वही मायने हो, बहुत डिफरेंस होता है। तो इसीलिए इंटरनेशनल एंट्री और एग्जिट एक्चुअल में किसको कहा जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करो। ऑफ ट्रेवलर्स, बैगेज, कार्गो, कंटेनर्स, कन्वेंसेस, गुड्स एंड पोस्टल पार्सल्स, वो सब चीजें आ गई उसके अंदर। फिर आगे कहते हैं पोटेंशियल बायो टेररिज्म एजेंट क्या है, मीन्स एन एजेंट लिस्टेड इन दिस सेकंड शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट। तो बायो टेररिज्म एजेंट में क्या कुछ आता है वो इन्होंने सेकंड शेड्यूल में दे रखा है, वो यहाँ पे है। ये एक्ट भाई आप डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी और व्हाट्सएप पे भी, सब जगह पे हमने पहुंचा दिया है।
हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है ये, थोड़ा पढ़ो इसको। तो ये कहते हैं सेकंड शेड्यूल के अंदर वो सारी चीजें दे दी, अभी उस पर समय ज्यादा व्यर्थ नहीं करेंगे। प्रीमाइसिस मींस बिल्डिंग, नॉन कंस्ट्रक्टेड एरिया एंड एनी लैंड। प्रीमाइसिस शब्द की इन्होंने डेफिनेशन बताई है। प्रीमाइसिस में क्या आएगा, बिल्डिंग्स भी आ जाएंगी, नॉन कंस्ट्रक्टेड एरिया भी आ जाएगा जहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है, या किसी भी प्रकार का लैंड। किसानों सावधान, देख लो, एनी लैंड के अंदर हमारी खेती वाली जमीन आ गई है। एनी लैंड के अंदर हमारी खेती वाली जमीन ऑलरेडी इसमें काउंट कर ली इन्होंने। प्रिस्क्राइब्ड मींस प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी क्या है, अब ये बताते हैं। मींस एनी सडन स्टेट ऑफ डेंजर टू पब्लिक हेल्थ इंक्लूडिंग एक्सटेंशन। देखिए, सडन स्टेट ऑफ डेंजर टू पब्लिक हेल्थ, जिससे कि पब्लिक हेल्थ को डेंजर हो, लोगों की स्वास्थ्य को डेंजर हो, उसका एक्सटेंड हो जाना या फिर स्प्रेड होना ऑफ एनी इंफेक्शियस और कंटेजियस डिजीज और पेस्ट्स अफेक्टिंग ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स। शब्द को पकड़ना ध्यान से, प्लांट्स भी आ गए इसके अंदर। तो किसी भी प्रकार की बीमारी एकदम से जनता के अंदर उसका बढ़ना या उसका एक्सटेंड हो जाना, या उस बीमारी का आ जाना या एक्सटेंड हो जाना, जैसे कि 2 साल से ये लोग एक्सटेंड करते आ रहे हैं, उसको कहते आ रहे हैं कि वो चलती आ रही है, जब मन करता है वो खत्म हो जाती है, तब इनकी वोटिंग चलती है, तब ये लोग इलेक्शन करवाते हैं, लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है, तब वो खत्म नहीं होती है। तो वहां पे ये बात चल रही है। तो एक्सटेंड होना उसका, स्प्रेड होना उसका, अकरेंस और थ्रेड ऑफ डेंजरस एपिडेमिक डिजीज रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन फॉर इट्स प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट विच कैन नॉट बी डेल्ट विद बाय एनी लॉ अदर देन दिस एक्ट। कि भाई इस एक्ट के अलावा उसको तो कोई और कंट्रोल कर ही नहीं सकता। यहां पे ये कह रहे हैं इस लाइन के अंदर कि इस एक्ट के अलावा उस तरीके का अगर कोई सिचुएशन बनती है तो इस एक्ट के अलावा कोई नहीं करेगा उसको, सिर्फ इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही डील किया जाएगा उसको। आगे कहते हैं पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। यहां ये कहते हैं वो कैसे होगी, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस ऑफ वही ऑर्गेनाइजेशन जो आप नाम भी पढ़ सकते हैं, WHO वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन अगर वो डिक्लेयर कर देगी, उन्होंने कह दिया, तो उस केस के अंदर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यानी कि फिर से पूरा का पूरा कंट्रोल उस ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया जिसका नाम W से शुरू होता है और जो सबसे बड़े षड्यंत्रों के अंदर शामिल है। फिर कहते हैं पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ नेशनल कंसर्न मीन्स ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी एज डिक्लेयर्ड, एविडेंस नहीं, डिक्लेयर कर दिया, और नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर डिक्लेयर कर दिया ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, नेशनल कंसर्न की, नेशनल लेवल की पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है ये, सरकार ने अगर डिक्लेयर कर दिया या सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल के नोटिफाई कर दिया तो वो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न काउंट की जाएगी। और उस दिन से ये कानून अगर पास हो गया तो ये कानून इन फोर्स आ जाएगा और इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि 4 टायर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर की ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, फिर जो है आपका ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि BDO, वो आ जाएगा। उनके माध्यम से ये सारा का सारा चलेगा।
आगे ये कहते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड इंक्लूड्स एनवायरमेंट सैनिटेशन। पब्लिक हेल्थ सर्विस के अंदर क्या क्या काउंट किया जाएगा? प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट डिजीज का, डिजीज को रोकना, रोकथाम, और उसका ट्रीटमेंट, उसको ठीक करना। प्रमोशन ऑफ हेल्थ, भाई प्रमोशन ऑफ हेल्थ के नाम पे ये वो जो बूटी की एडवर्टीजमेंट की जा रही थी वो इसमें काउंट हो जाएगा कि उसकी प्रमोशंस की जाएंगी, और वो इसमें काउंट कर लेंगे कि हाँ उसकी हम प्रमोशंस कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की ऐसी दवाई, किसी भी प्रकार की ऐसी बूटी, किसी भी प्रकार की ऐसी खाने वाली सामग्री, किसी भी प्रकार की ऐसी कोई और सब्सटेंस, उसका इस्तेमाल। एंड इंक्लूड्स एनवायरमेंटल सैनिटेशन। आपको ध्यान होगा सैनिटेशन ड्राइव्स चली थी, जब वो स्प्रे करते घूमते थे, सब जगहों पे स्प्रे करते थे, तो आपका नेचुरल इकोसिस्टम उससे अगर डिस्टर्ब होता था कि नहीं होता था, ये तो आप खुद सोचिए। वो सैनिटेशन की बात चल रही है यहाँ पे। साथ में ये लिखते हैं इम्यूनाइजेशन, वही बूटी इम्यूनाइजेशन, उससे इम्यून अगर आप होते हैं नहीं होते हैं उसकी बात नहीं करते हैं। लोगों ने 2-3 बूटियां लगवा ली, लेकिन सरकार जवाब में लिख रही है कि हाँ बूटी लगवा भी ली है तो भी आप फैला सकते हैं। आपको दिखाते हैं ये, तो इम्यूनाइजेशन, हाँ जी, यहाँ ये देखिए, ये भी हमने उस पर डाल दिया है टेलीग्राम पे, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। ये आरटीआई में जवाब आया है। तो यहाँ पे उससे फायदा होगा कि नहीं होगा, उसके बावजूद भी लोग फैलाते हैं, ये तो बात की जाती है। लेकिन हाँ इन्होंने ये इंक्लूड कर दिया है कि पब्लिक हेल्थ सर्विस के अंदर क्या कुछ किया कर सकते हैं ये लोग। सैनिटेशन कर सकते हैं, इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं, और एनी अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट में जो कि आगे बताई जाएंगी कि सर्विसेज इस एक्ट के अंदर अगर मेंशन कर दी जाएंगी तो वो सारी सर्विसेज और भी जो होंगी वो भी की जा सकेंगी। एंड एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ एनी सच अ सर्विस। कोई भी इस प्रकार की बिल्डिंग है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई इस प्रकार का इंस्टीट्यूशन है, यानी कि आपके स्कूल, कॉलेजेस या दूसरे और भी जो भी इस प्रकार के ऐसी बिल्डिंग्स है जहाँ पे इस प्रकार के व्यवसाय चल रहे हैं, या कोई कोचिंग सेंटर है, या कोई आपकी फैक्ट्री है, इस प्रकार के जो भी चीजें हैं वहां पे सब पे वो इंक्लूड कर दी जाएंगी उसके अंदर। और उन जगहों के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट मैनेजमेंट ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ सच अ सर्विस, उनके ऊपर जाके वहां ये सब कुछ करने का अधिकार, उसकी बात की जा रही है। फिर पब्लिक हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। आगे ये कहते हैं क्वारंटाइन, वो जो आइसोलेशन से रिलेटेड ही शब्द है ये, और आपको कितने समय के लिए रिस्ट्रिक्ट किया जाता है यहाँ पे बात उसकी होगी। यहाँ ये कह रहे हैं क्वारंटाइन मीन्स द रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्टिविटीज एंड सेपरेशन फ्रॉम अदर्स ऑफ सस्पेक्ट पर्सन, यानी कि शक के बिना के ऊपर आपकी रिस्ट्रिक्शन लगाना आपकी एक्टिविटीज के ऊपर। एक्टिविटीज में आपका चलना फिरना, कहीं बाहर जाना, जैसा कि आपने देखा चाइना के अंदर भी हुआ। अभी लोग अपने कुत्तों को सैर करा रहे थे, या ये देखिए ये बुजुर्ग यहाँ पे अपने कुत्तों को सैर करा रहे थे, और सैनिटेशन वाले और कुछ जो है सिक्योरिटी वाले आए और उनके कुत्ते को पकड़ लिया, उन्होंने जाल में फांस लिया, और वो बेचारा व्यक्ति जो है रोता ही रह गया, और वो कहता रह गया कि ये क्या कर रहे हो मेरे साथ आप। उसके कुत्ते को ले जाए बेरहमी से वो ले गए और उससे दूर कर दिया।
उसके साथ साथ ये जो आपने अगर देखा हो, ये इस रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्टिविटीज का नुकसान क्या होगा अगर आपने उन एक्टिविटीज की रिस्ट्रिक्शंस को नहीं माना। तो ये एक व्यक्ति है, ये अपने घर से बाहर निकला था सिर्फ क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगा दी, इन लोगों ने उसकी सेहत के नाम पे उसी की बढ़िया धुलाई करी। ये चाइना का वीडियो है भाई, देख लो। आने वाले समय में आपके साथ भी यही होने वाला है। अगर आप सब लोगों ने मिलके इसको नहीं रोका तो यही होगा आपके साथ, और आप डिजर्व करते होंगे शायद उस समय पे। तो कैसे ये दिखा रहे हैं कि कैसे धोया जाता है अगर उस आदमी के अंदर कोई वो बाहर निकलता है और रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ता है, एक्टिविटीज को, तो उसकी कैसे धुलाई की जाती है, धो धो के उसके ऊपर से इन्फेक्शियस एजेंट को कैसे हटाया जाता है, ये उसकी बात की जा रही है। आपके साथ भी ऐसा ही होगा, घरों में बंद करेंगे आपको भी, तब याद कर लेना इन सब बातों को। तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्टिविटीज एंड सेपरेशन फ्रॉम अदर्स ऑफ सस्पेक्ट पर्सन, दूसरों से अलग कर देना ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेक्शन, who are not ill or of suspect baggage, containers, conveyances or goods in such a manner as to prevent the possible spread of infection or contamination. पॉसिबल स्प्रेड नहीं, पॉसिबल कि भाई हो सकता है, वो ऐसा सोच रहे हैं, वो इस सोच के बिना के ऊपर कि इस चीज से कोई चीज फैल सकती है, इस चीज से जो है वो व्यक्ति जो है वो शायद बीमार है, दूसरा व्यक्ति जिसको शक के बिना पे बीमार कहा गया है, और शक के बिना में लिए हुए ऐसे सामान, बैगेज, कंटेनर, जो भी संदूक और सामान जो आपके रखने वाली चीजें, कन्वेंसेस, जो ट्रेवल करने वाले आपके जो भी यातायात वाले साधन, गुड्स, कोई भी और सामान हो गया इसके अंदर, और आपकी खाने पीने की सामग्री भी आ गई इसके अंदर, इन सच ए मैनर एज टू प्रिवेंट द पॉसिबल स्प्रेड रोक सके। आगे ये बात करते हैं रिजर्वायर, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, पॉइंट नंबर ये है एफ। चैप्टर 1 सेक्शन 2 का जो है ये पॉइंट है एफ, रिजर्वायर। रिजर्वायर मीन्स एन एनिमल, प्लांट, ध्यान से देखना, एनिमल आ गया, प्लांट आ गया, और सब्सटेंस आ गया, इन विच एन इन्फेक्शियस एजेंट नॉर्मली लिव्स। आपका पशुधन, भाई जो भी लोग गांव में सुन रहे हैं खास तौर पे ध्यान दो, ये आपका जो पशुधन है, जो आपके पेड़ पौधे हैं, जो आपकी खेती है, उस पे डायरेक्ट वो चीज आ गई इसके अंदर। एनिमल्स, प्लांट्स और सब्सटेंस, कोई भी इस प्रकार की चीज जो है, जैविक अजैविक सब्सटेंस जो है उसके अंदर, इन विच एन इन्फेक्शियस एजेंट नॉर्मली लिव्स। इन्फेक्शियस एजेंट, तो ये लोग बहुत सारी चीजें कंसिडर कर लेते हैं। जब आप ऐसे ये मैग्नीफाइंग ग्लास से जब आप चेक करेंगे, है ना, जब आप चेक करेंगे किसी मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो आपको चीज तो बहुत सारी मिलेंगी उसके अंदर। वो कहेंगे कि इससे इन्फेक्शन होता है, आपको तो पता है चीज नॉर्मल होती है। तो ये खुद भी लिख रहे हैं, एन इन्फेक्शियस एजेंट नॉर्मली लिव्स। आमतौर पे जहां पे कीट पतंगे, कीटाणु या इस प्रकार की कोई चीज जो होती है आमतौर पे नॉर्मली वहां पे होती है, उन सबको, एंड हुज प्रेजेंस में कॉन्स्टिट्यूट ए पब्लिक हेल्थ रिस्क, जिसकी की प्रेजेंस जो होती है एक पब्लिक हेल्थ रिस्क, यानी कि आम जन के स्वास्थ्य को रिस्क जो है उसको खतरा हो सकता है, ऐसा ये लोग सोचते हैं, उसको डिक्लेयर कर सकते हैं जहां पे नॉर्मली इन्फेक्शियस एजेंट रहता है। इसमें आपके एनिमल,
प्लांट और सब्सटेंस तीनों आ गए। ध्यान दीजिए किसान भाई मेरे जितने भी सुन रहे हैं, भाई जो 3 कानूनों की लड़ाई हमने लड़ी थी वो मैं समझता हूं इसके आगे भी छोटी लगती है मुझे अब। और जिस प्रकार के शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है यहाँ पे, जिस प्रकार की चीजों को इन्होंने इंक्लूड कर लिया है इसके अंदर, किन चीजों को ये रिजर्वायर कह सकते हैं, किन चीजों को हमारे खेती को और चीजों क्या कह सकते हैं, वो सब चीजें इन्होंने इंक्लूड कर ली हैं इसके अंदर। तो ये तो उससे बहुत ज्यादा गुना खतरनाक एक षड्यंत्र है, उससे ज्यादा बड़ा खतरनाक जो है एक हथियार है, जो मैं नहीं कहता हूं कोई एक सरकार की बात कर रहा हूं, कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रशासन हो, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसके पास अगर गलत तरीके की अगर ताकतें आ जाती हैं तो वो ताकतों का इस्तेमाल करते हैं। वो ताकतों का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद उस ताकतों को इस हद तक इस्तेमाल करते हैं कि आमजन और ज्यादा परेशान हो जाता है। और जब लोग परेशान होना शुरू होते हैं, उसके खिलाफ उठाते हैं आवाज, तो वो लोग उसको हर लेवल तक लेके जाते हैं, उस पावर को इतना ज्यादा यूज करते हैं कि वो किसी चीज की परवाह नहीं करते। तो मेरे किसान भाइयों ध्यान दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग सुन रहे हैं इन बातों को लगातार पहुंचाइए आगे सब तक, क्योंकि अगर इसको रोकने में आप कामयाब नहीं हुए तो चाइना जैसा हश्र, क्या मुझे लगता है चाइना से भी बुरा हश्र हो सकता है। यहाँ पे आपकी खेती, फसलें, आपका पशुधन, आपके जानवर, आपका पोल्ट्री फार्म, आपका कोई भी इस प्रकार का जहां पे आपने जलाशय है, जहां पे आपने मछलियां पाल रखी हैं, या कोई भी ऐसा चीज है जहां पे कोई जानवर आपने रखे हुए हैं, या आपने पेड़ पौधे उगा रखे हैं, कोई फसल उगा रखी है, या कोई ऐसा सब्सटेंस रखा हुआ है जैविक या अजैविक जहां पे इकट्ठा रखा हुआ है, उन सब चीजों को रिजर्वायर की कैटेगरी में काउंट करते हैं। आगे बताऊंगा आपको कि उसके अंदर उसको कैसे कैसे ये इस्तेमाल करेंगे। फिर ये कहते हैं सोशल वो दूरी, डी वाला शब्द है, डिस वाला, डिस डैश डैश टेंसिंग जो है वो सोशल वाला जो है, सामाजिक दूरी, उसकी बात करते हैं। इज ए पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस, यहां ये डिफाइन करते हैं इस शब्द को कि जो सामाजिक दूरी है वो पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस है। अभी तक तो हम इनसे पूछते थे कि ये सामाजिक दूरी क्यों कर रहे हो आप, क्यों आप लोगों को अलग थलग कर रहे हो, क्यों आप लोगों के साथ ऐसा रवैया कर रहे हो, क्यों आप लोगों को कह रहे हो कि 6-6 फुट दूर हो जाओ, क्यों लोगों के संबंध आपने तोड़ दिए। हम इनसे सवाल करते थे, इनके पास जवाब नहीं थे। अब इनके पास इस कानून के तहत जवाब होगा कि ये तो जन स्वास्थ्य का एक टेक्निक है, जन स्वास्थ्य की एक प्रैक्टिस है, कि जिससे कि डिजाइन टू लिमिट द स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन बाय इंश्योरिंग एफिशिएंट फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स। यहां पे ये कहते हैं ये वो प्रैक्टिस है डिजाइन टू लिमिट द स्प्रेड, जिससे कि वो स्प्रेड रोका जाएगा। रुकेगा नहीं रुकेगा इसका एविडेंस नहीं बात करते यहाँ पे। ये कहते हैं कि ये प्रैक्टिस है, कल को ये इस्तेमाल करेंगे इसको तो आप कुछ कह नहीं पाएंगे, आप ये कहेंगे कि हाँ हम सामाजिक दूरी का इस्तेमाल करेंगे। आप पूछेंगे सामाजिक दूरी से होता क्या है, वो कहेंगे होता नहीं होता हमें कोई मतलब नहीं है, इसमें लिखा हुआ है ना। वो कहेंगे इसमें लिखा हुआ है ना, देखो इसमें लिखा हुआ है, हम तो करेंगे। वो ये बात कहेंगे आपको कि इसमें लिखा हुआ है, हम तो करेंगे और हमें कोई मतलब नहीं है कि इससे कुछ होता है या नहीं होता, लेकिन इसमें लिखा हुआ है इससे होगा, है ना। तो पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस डिजाइन टू लिमिट द स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन बाय इंश्योरिंग सफिशिएंट फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स। तो यहां पे ये कहते हैं ऐसा इससे स्प्रेड रोकना इंफेक्शन का, कैसे, सफिशिएंट फिजिकल डिस्टेंस लोगों के बीच में, बिटवीन दी इंडिविजुअल्स शब्द की भी आपको गहराई से समझना होगा कि यह आप पे लागू होगा कि नहीं होगा। अगर आप मैन वुमेन हैं तो उस पर शायद ये लागू नहीं होगा, अगर आप समझते हैं तो।
अगर आपने शब्दों में खेल खेल दिया और गलती कर दी तो आप पे लागू हो जाएगा। इंडिविजुअल जो शब्द है वो इंडिविजुअल कॉरपोरेशंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, कॉरपोरेशंस के लिए भी इंडिविजुअल शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान देना इस बात को। तो ये कहते हैं इंश्योरिंग फिजिकल डिस्टेंस, सफिशिएंट फिजिकल डिस्टेंस, है ना। तो सफिशिएंट कितना होगा ये लोग खुद डिफाइन करेंगे, इन्होंने यहां लिखा नहीं कि सफिशिएंट फिजिकल डिस्टेंस कितना होता है, अभी तक इसमें इसका व्याख्यान नहीं आया है, इसके बारे में बात नहीं आई है। तो ये लोग आपको सामाजिक तौर पे दूर कर सकते हैं। इसके बाद आगे ये बता रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट कौन सी कंसिडर की जाएगी, और उसमें यूनियन टेरिटरी भी आती है। आर्टिकल 239 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अकॉर्डिंग जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उसकी बात की जा रही है, फिर यूनियन टेरिटरी की बात की जा रही है। आगे ये बात करते हैं वेक्टर की। वेक्टर क्या होता है, आपने देखा होगा वो रेटिंग वाला जो था, जो पॉइंट था रेटिंग वाला, ये आपका डी रेटिंग, पॉइंट नंबर एफ जो था डी रेटिंग, इसमें रोडेंट वेक्टर्स की बात आती थी। तो यहां ये वेक्टर का डेफिनेशन दे रहे हैं, वेक्टर मीन्स एन इंसेक्ट और एनी लिविंग कैरियर, कोई भी कीट पतंगा, कोई भी इंसेक्ट जो होता है, पिस्सू या कोई भी इस प्रकार का, और एनी लिविंग कैरियर जो कि जिंदा, जो कि ऐसा कोई जीव है या कोई ऐसा कीटाणु है, कोई भी ऐसी चीज है, दैट ट्रांसपोर्ट्स एन इन्फेक्शियस एजेंट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल और इट्स वेस्ट टू अ susceptible individual or its food or immediate surroundings। समझ रहे हैं आप, किसी भी प्रकार का इंसेक्ट लिविंग कैरियर जो है, जो कि इधर से उधर ले जा सकता है किसी भी ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट को फ्रॉम एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, जो चीज एक ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उससे, टू और इट्स वेस्ट, या फिर उस चीज का जो एक्सक्रीट मटेरियल होगा, जो वेस्ट होगा, वेस्ट मटेरियल होगा या कोई मलमूत्र होगा, वो उसको इधर से उधर ले जा सकता है टू अ ससेप्टिबल इंडिविजुअल, जिनको कि हो सकता है, ससेप्टिबल मतलब जिसको हो सकता है, उस ससेप्टिबल इंडिविजुअल को, और इट्स फूड, या उस चीज के या उस व्यक्ति के या उस प्राणी के या उस जंतु के खाने के पास ले जा सकता है, और उसके इमीडिएट सराउंडिंग के पास ले जा सकता है, उसके आसपास के वातावरण के पास ले जा सकता है। वो सब चीजें जो हैं वेक्टर में काउंट होगी। किस प्रकार का इंसेक्ट होगा, या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, या कोई छोटा बैक्टीरिया होगा, या कोई छोटा फंगस होगी, या कोई छोटी इस प्रकार के प्रोटोजोआ जो दूसरे और इस प्रकार के जीव होते हैं, उनकी बात यहाँ पे की जा रही है कि उनको यहाँ से वहां ले जा सकता है जो कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट तो ये लोग खुद डिसाइड करेंगे कि वो इन्फेक्शन कैसे करता है, और इन्फेक्शन करने की उसकी क्या क्लासिफिकेशन है, और कैसे टेस्ट करके पता लगता है इन्फेक्शियस है कि नहीं है उस इन्फेक्शन की, वो टेस्ट भी इनके होंगे, वो आपको अच्छे से पता है इस बात के बारे में। तो ये था चैप्टर 1 इस पब्लिक हेल्थ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ एपिडेमिक बायोटेररिज्म एंड डिजास्टर बिल 2017 में जो किया गया, और 2022 में जो इसको मॉनसून सत्र में लाने की तैयारी की जा रही है। भाई ज्यादा तो नहीं बताना चाहूंगा, ऑलरेडी बहुत सारी बातें बता दी हैं, वीडियो ना चाहते हुए भी काफी लंबा हो गया है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर दूं। अगर एक बार में वीडियो नहीं समझ में आती है तो 2 बार 3 बार देखो, कोशिश करो उन पॉइंट्स को पकड़ने की जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में खेल क्या चल रहा है और आपने उस खेल को रोकना कैसे है। आने वाले वीडियो के अंदर हम इसके चैप्टर 2 जिसके अंदर की पब्लिक हेल्थ मेजर्स की ये लोग बात करते हैं कि पब्लिक हेल्थ मेजर्स क्या होते हैं और कैसे उसको कंडक्ट किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। भाई गुलामी जो आ रही है जिस प्रकार से आप सब लोग समझ रहे हैं, आपको समझना होगा कि ये सब चीजें कोई ऐसे ही मजाक में नहीं हो रही हैं।
ये लोग जो नहीं समझ पा रहे हैं उनको समझाने के लिए कुछ बातें देख सकते हैं कि कैसे जगह जगह के ऊपर और स्प्रे किए जा रहे हैं, किस प्रकार से लोग जो है मूर्ख बन रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल है, ये सब जो हवाई जहाज से ऊपर किया जा रहा है, ये सब फोटोज हैं, लगातार डेली फोटोज और वीडियोज आ रही हैं आसमान की, जिसमें कि किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि एल्यूमिनियम है इसके अंदर और ऐसे बहुत से मेटल पार्ट्स हैं और ऐसे बहुत से केमिकल्स हैं जो आपकी बौद्धिक क्षमता को कम करते हैं। ये सब चीजें की जा रही हैं और आप सब अगर ऐसा सोचते हैं कि ये नॉर्मल है आपके लिए, तो मैं ये समझता हूं कि आप खुद नॉर्मल नहीं है, आप खुद ठीक नहीं है। और खैर, नॉर्मल क्या होता है और अब नॉर्मल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन सबकी अपनी होती है, लेकिन लगातार ये सब चीजें की जा रही हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए इन सब चीजों को, और फिर भी नहीं समझ पाते हैं तो कोई बात नहीं, भगवान भरोसे। आपने तो ठान रखी है, अगर आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, आप सोचते हैं कि आपको आज़ादी फोकट में मिल जाएगी, तो भाई मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता ऐसा आपको घर बैठे बैठे आज़ादी मिल जाएगी। भूल जाना इस बात को, अगर सोचते हो तो। निकलना चाहते हो तो निकलो। और खेल शुरू हो गया है नोएडा के अंदर भी, वो जो कहानी शुरू कर दी है इन्होंने बच्चों के अंदर, तो अब की बार ये बली बच्चों की लेंगे और एक के बाद एक जो है ये गेम चलता चला जाएगा। पहुंचाइए इन सब बातों को, लगातार लोगों तक पहुंचाइए। मिलेंगे आपको अपने जैसे लोग, जो लोग जागरूक हैं। तो दो तरह के इवेंट्स हैं, एक तो आपका जागरूक होना और दूसरा जागने के बाद दूसरों को जगाना। दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने एक भी पड़ाव को नहीं किया, दूसरा पड़ाव अगर आपने छोड़ दिया, तो पहले वाला आपका अधूरा रह जाएगा, उसका फायदा नहीं होगा आपको। और ये जो व्यवस्था है ये बदल नहीं पाएगी, और ये व्यवस्था जो है ये उन्हीं लोगों के कंट्रोल में है, और वही लोग जो है परसेप्शन कंट्रोल कर रहे हैं। आप लोग चाहते हैं कि जो कुछ गलत हो रहा है और आने वाले समय में आपके ऊपर जिस प्रकार की गुलामी को लाने की तैयारी की जा रही है उसको रोका जाए, तो भाई समय है, अभी आपके पास थोड़ा समय है, इसको ऑब्जेक्ट कीजिए, हर तरीके से ऑब्जेक्ट कीजिए। अपने गाड़ियों के बाहर, अपने टू व्हीलर्स पे, अपने ट्रक्स पे, अपने ऑटोज पे, सब जगहों पे इस प्रकार के स्टिकर्स लगाइए कि हम इस बिल का, इस एक्ट का विरोध करते हैं। अपने नजदीकी एमएलए, अपने नजदीकी जो आपके यहाँ पे एमसी है, उसको, सरपंच को, पंचायतियों को, सभी को इसके बारे में इत्तला कीजिए, उनको लेटर्स लिखिए, उनको बताइए कि इस प्रकार की चीज आई तो हम सरकार का पूर्ण बहिष्कार करेंगे, इस प्रकार की सरकार को हम नहीं मानेंगे। ऐसी ऐसी चीजें करना शुरू कीजिए जिसके माध्यम से आप लोगों तक बात पहुंचा सकें। घरों के बाहर पोस्टर्स लगाइए, इस प्रकार की जो वीडियोस हैं कोशिश कीजिए शाम को 7-8 बजे के आसपास, 7 बजे डेली घर के बाहर कोई प्रोजेक्टर या कोई टीवी की स्क्रीन लगा के, या मोहल्ला या जो आपका गांव है उसके अंदर चौपाल के पास कहीं पे ऐसी जगहों पे स्क्रीन्स लगाई जाएं, वहां पे इस तरीके की जो जागरूक करने वाली वीडियोस हैं वहां पे वो वीडियोस चलाई जाएं, जिससे कि आते जाते लोग भी समझ पाए इन सब बातों को। अपने घरों के बाहर इस प्रकार के पोस्टर्स लगा दीजिए, जो आपकी कोई संपत्ति है वहां पे इस प्रकार के पोस्टर्स लगा दीजिए, ताकि आता जाता व्यक्ति उसको देख सके, समझ सके कि हाँ ये सारा कुछ हो रहा है और किस तरीके से किया जा रहा है। अगर आप समझेंगे तो उन लोगों की ताकत कुछ भी नहीं है, असली ताकत आपके पास है। लेकिन वो लोग आप लोगों को डराते हैं, वो लोग आपको ऐसा छोटा फील कराते हैं कि आपके पास ताकत नहीं है, जबकि एक्चुअल में सारी ताकत आप लोगों के पास है, बशर्ते आप अपनी ताकत को जानते हो और पहचान के उसको इस्तेमाल करना जानते हो। तो अपनी ताकत को इस्तेमाल कीजिए, जागरूकता फैलाइए, लोगों तक पहुंचाइए इन सब बातों को लगातार, और इन वीडियोस को शेयर कीजिए। मैं दोबारा आपके साथ जुड़ूंगा, हम डिस्कस करेंगे इसका चैप्टर 2 जो है, जो इससे भी ज्यादा खौफनाक है, और कैसे कैसे उन लोगों ने कंट्रोल करना है आपको,
कैसे कैसे आने वाले 2030 तक का जो एजेंडा है उसको वो लेके आ रहे हैं। कब मन करेगा आपकी फसलों को तबाह कर सकते हैं, जब मन करेगा आपकी फसलों को खराब डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको ठिकाने लगा सकते हैं, आपकी फसलों को खत्म कर सकते हैं, उसको आग लगवा सकते हैं और पता नहीं क्या कुछ कर सकते हैं। ऐसी बहुत खतरनाक ताकतें इस कानून के माध्यम से ली जा रही हैं। इसका बहिष्कार कीजिए, हर लेवल पे इसको पहुंचाइए। आपके पास समय बहुत कम है। ऑलरेडी कोर्ट कचहरी के अंदर जो मैटर्स पड़े थे उनके अंदर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ लिपापोती हुई। लिपापोती होने के बाद कुछ हुआ नहीं। अल्टीमेटली आगे से आगे वो डेट्स लगती चली गई, एक्चुअल रिलीफ आपको नहीं मिला वहां पे। तो जनता की ताकत जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। कल को केस भी डलता है और आप सब लोग जागरूक होंगे तभी उस पर कोई सुनवाई होगी। और उसके अलावा आप उस सुनवाई पे भी क्यों डिपेंडेंट हैं जब आपको दिख रहा है कि लगातार इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, कि कुछ एग्जाम्पल्स इन लोगों ने सेट कर दिए जजिस के लिए भी कि कुछ को मरवा दिया जाता है और जो बात मानता है उसको प्रमोट कर दिया जाता है, उसको संसद में ले जाते हैं। इस प्रकार की चीजें अगर की जा रही हैं, साफ साफ ये दिखा रही हैं कि ये गेम कहाँ जा रही है। तो भाई जितना समय है हम तो लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। और हम समझते हैं कि आप सब लोग भी जागरूक हो चुके हैं इस चीज के लिए। स्पेशली मेरे किसान भाई जो हैं इसको लगातार समझिए। कोई हेल्प चाहिए तो मेरा नंबर है 9467960600। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। भाई ज्यादा कॉल्स मत करना, कोशिश करना। आपका जो कंसर्न है व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे आप भेज दीजिए, मैं आपको टाइमली रिप्लाई करूंगा। डेली बहुत फोन आते हैं तो मैं सभी फोन्स का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। ऑफिस में फोन उठते हैं लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आप मैसेज छोड़िए, एसएमएस कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, इस पे फेसबुक पे मैसेज छोड़िए, टेलीग्राम पे मैसेज डालिए, ग्रुप्स पे मैसेज डालिए। तो मिलना शुरू कीजिए, लोगों से जुड़ना शुरू कीजिए। ये लोग आपको तोड़ना चाहते हैं। जब आप सब लोग संगठित हो जाएंगे तो ये आपको तोड़ नहीं पाएंगे, यही मोटी बात है। तो संगठित रहिए और सुरक्षित रहिए और इस बदमाशी और इस तानाशाही के खिलाफ इकट्ठे होके अपनी आवाज बुलंद कीजिए। मैं आपसे फिर जुड़ूंगा। मैं एडवोकेट साहिल गोयल आपसे इजाजत चाहता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम।